वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल की, इंतखाबी इस्लाहात की और गवर्नेंस के हवाले से जो हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस हैं। टस्का NH-75 पर मुकम्मल रीपोलिंग के खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया और 10 अप्रैल को तमाम हलकों में दोबारा इंतखाब के इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा है। 26 फरवरी को डस्का इलेक्शन में बदअमनी के बायस 2 अफराद हलाक हुए थे और 22 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो वोटों की गिनती के दौरान लापता हो गए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये सारा जो इंतखाब है इसको कलअदम करार दे दिया था। दूसरी तरफ सियासी मंजरनामे पे अगर निगाह दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के दरमियान सेनेट अपोजिशन लीडर जो है मामला जो है उसके ऊपर सियासी तनाव मौजूद है। जबकि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस उम्मीद का इजहार किया कि PDM के जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान साहब वो पीपल्स पार्टी से नाराज़ नहीं हो सकते। बिलावल ने एक दफ़े फिर ये इल्ज़ाम लगाया कि नैब के ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। हुकूमत जो है वो अब बार बार अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात और नैब के मुतल्लिक जो कानून साजी है उसके ऊपर बातचीत करने की दावत दे रही है, मगर फ़िलहाल अपोजिशन की तरफ से कोई मुस्बत जवाब जो है वो सामने नहीं आया। इसके साथ साथ गवर्नेंस और ख़ास तौर पर मुआशी फ्रंट के ऊपर हुकूमत को जो चैलेंजेस दरपेश है वो अपनी जगह मौजूद है। वज़ीर ख़जाना की तब्दीली के बावजूद टेक्नोक्रेट और बैंकर शौकत तरीन साहब को अहम तरीन ओहदा देने के हवाले से ख़बरें जो हैं वो आती चली जा रही हैं। क्या PDM का बाब अब वाकई बंद हो चुका है और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई उम्मीद की जा सकती है कि किसी किस्म की गुफ्तगू होगी, मुज़ाकरात होंगे? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर नज़ीर तारड़ साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और हमारे साथ मौजूद है अंदलीब अब्बास साहिबा, माफ़ करिएगा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वेलकम टू द शो टू आवर गेस्ट। जी अंदलीब साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कोर्ट्स के अंदर तो लग रहा है कि आजकल आपको कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिल रहा। पहले इलेक्शन कमीशन ने भी आपकी पिटिशन मतलब जो फैसला दिया वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को ज़्यादा सूट करता था, आप लोग पिटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट गए, मगर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को भी आप कायल नहीं कर सके, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया है। जी आजम नज़ीर तारड़ साहब, अंदलीब साहिबा को गालिबन हमारी आवाज़ नहीं जा रही, तो सर आपसे ही पूछते हैं कि आज का फैसला सर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? और सर ये बताइएगा, पहले भी बहुत सवाल थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हवाले से सवाल पूछे कि मसला 20 पोलिंग स्टेशंस का था, मगर जब एक दफ़े आप लोग पहुंचे वहां तो इलेक्शन कमीशन ने पूरे के पूरे इलेक्शन को कहा कि वो दोबारा होगा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया। बट सर आपकी क्या एतराज़ात थे? मसला तो सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशंस का ही था, बाकी इल्ज़ामात थे मगर दोनों तरफ से थे कि वायलेंस हुआ है, बदनज़मी रही है। बहुत शुक्रिया आरिफा नूर साहिबा। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और वो बिल्कुल एक आज़ाद है हैसियत से अपने जो फंक्शंस है वो डिस्चार्ज करता है अपनी ड्यूटीज़, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हैं। आइन के आर्टिकल 218 के तहत गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है, यानी कि जो उसको बनाने की वजह है वो ये इंश्योर करना है कि इंतखाबी अमल जो है वो शफाफ हो और गैर जानिबदाराना हो। अब जो ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस है उसकी ये जो इंक्वायरी है या उसको इंश्योर करना जो है ये एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान की, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है और वो अपने फंक्शन डिस्चार्ज करता है। इलेक्शन एक्ट 2017 पार्लियामान ने बनाया, एक्ट का सेक्शन 9 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन समरी इंक्वायरी या डिटेल्ड इंक्वायरी कर सकता है, इवन ट्रायल भी कर सकता है, ये इंश्योर करने के लिए कि अगर उसे आज खुद पता चला या किसी ने शिकायत की कि इंतखाबी अमल जो था वो पार्टली या एज अ होल या मजमूई तौर पे ऐसा था
कि उससे अवाम की जो रजा और मंशा है उसके मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मुरतब हुए, और ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन जुज़वी या मुकम्मल रीपोलिंग का ऑर्डर कर सकता है। डस्का में यही हुआ। देखिए, कई चीजें होती है जो साथ साथ अनअर्जेंट। अब किसी कैंडिडेट की या किसी एक शख्स की यह सलाहियत नहीं है कि वो इंतखाबी अमल में हिस्सा भी ले रहा है और मुरतब हो रहे हैं, तो उसे एक एक पोलिंग स्टेशन के एक एक लम्हे की खबर उसके पास हो और फिर वो उसके मुताबिक एक डिटेल दरखास्त लिख के वो फौरी तौर पे उन्हें जमा भी करा दे। इस केस में भी ये हुआ कि सबसे पहले तो वो धुंध में जब गायब हुए पोलिंग ऑफिसर्स जो थे, पोलिंग स्टाफ, और वो रात मिले ना, इलेक्शन कमीशन को दरखास्त की गई, उन्होंने पंजाब हुकूमत से रब्ता किया, आईजी अवेलेबल ना हो, चीफ सेक्रेटरी ना हो, जब वो हुए वो गायब हो गए। फिर इन्हें पता चला कि 60 के करीब और पोलिंग स्टेशंस हैं जिनके रिजल्ट्स भी इन कॉन्सोनेंस विद जो इनके फॉर्म्स हैं वो नहीं है। आपका मीडिया सारा दिन कवर करता रहा। एक और दरखास्त दे दी गई, रात एक दफ़ा 2:30-3 बजे दरखास्त दी नौशीन इफ्तिखार साहिबा ने, फिर एक सुबह 6 बजे दरखास्त दी जिसमें उन्होंने कहा कि शहर में भी ये बदनस्बी हुई है। जी साहिबा, ये फरमाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में नहीं आया। डस्का के जो इलेक्शन डे की सूरत हाल थी उससे भी पंजाब हुकूमत का एक बहुत बुरा जो परसेप्शन था और असर था वो हुआ। बहुत इल्ज़ामात लगे कि आप लोग मैनेज कर रहे थे इलेक्शन को। अब जमात किस तरह देख रही है जब सुप्रीम कोर्ट ने भी आपकी पिटीशन को अपहोल्ड नहीं किया? देखिए, अदालत का फैसला है और हम हमेशा अदालत के फैसलों का एहतराम करते हैं। हमारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात फैसलों के बारे में, लेकिन हम एहतराम करते हैं। हम ये नहीं करते कि जब अदालतें जो हैं वो जस्टिस अब्दुल क़य्यूम की तरह हमारे हुक्म पे फैसले करें तो हम कहें वाह वाह, और जब अदालतें हमें गॉडफादर कह के निकाल दें तो हम कहें जी 5 बुत उठा के मुझे क्यों निकाला कि एक मूवमेंट चलाएं अदालतों के खिलाफ। हम ये नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डस्के के इलेक्शन की, ठीक है फैसला आया, हमें जो भी इतराज़ात थे, अब हमने कहा है कि जी बिल्कुल 10 को फैसला होगा और हम करेंगे। लेकिन ये एक बात जो है ये मुसलमा बात है और उसमें कोई शक नहीं है कि जब जो जीत जाता है वो कहता है कि ठीक है, जो हार जाता है वो कहता है कि जी इसमें धांधली हुई थी। इसका बेहतरीन हल है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। और आपको याद होगा कि नून लीग ने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए, तब भी हमने 47 शिकें दी थी और हमने कहा था कि जी जब तक कि ये इसका पूरा सिस्टम चेंज नहीं होगा इस पे एतमाद नहीं आएगा। ज़मीर फरोशी होती है और अगेन उसके वो सही नहीं थे, वो बायस थे, ये थे। अब डस्के में भी ये हुआ है और आगे भी ये होगा। तो हम जब कह रहे हैं इनको कि जी आए बैठे, अगर आप इतने जेन्युइन हैं, आप इतने इंटरेस्टेड हैं कि जी फेयर इलेक्शंस हो, तो आप शो ऑफ हैंड्स का हम कह रहे थे सेनेट में, और जो आप कह रहे थे जब 2015 में आपने भी कहा शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए। आजम तारड़ साहब, सब इशू तो यह सही है हुकूमत की तरफ से एक कि अब इतना वक्त गुजर गया, आप लोगों ने ये फैसला भी मौखर कर दिया है कि आपने लॉन्ग मार्च नहीं करना, अभी इस्तीफे नहीं देने। सर, हुकूमत से गुफ्तगू कर लें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लें, कुछ मुल्क भी आगे चले। कब तक हम ये इसी तरह लड़ाई करते रहेंगे? कभी एक जमात की हुकूमत है तो दूसरी उसको गिराने की कोशिश करी है, जब कभी दूसरी की हुकूमत है तो वो पहली को गिराने की कोशिश करी है। सर, इससे मुल्क का तो नुकसान हो रहा है। जी आफा साहबा, मेरे सवाल का जवाब आपने अर्लियर पार्ट में दे दिया था। हुकूमत जो है वो एक, देखिए, 2 तरह के बेंचेस हैं ना, ट्रेजरी बेंचेस हैं और अपोजिशन बेंचेस हैं। लीडर ऑफ हाउस वज़ीर आज़म साहब हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो अपोजिशन के नुमाइंदा हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं। ये बताइए कि जिस पार्लियामेंट का लीडर ऑफ अपोजिशन लामतनाही दफ़ा जेल में भेज दिया जाए और पिछले 2.5 साल में से 1.25 साल से ज़्यादा अरसा उन्होंने जेल में गुजारा हो, और मोर ओवर जब रूल्स प्रोवाइड करते हों, जब कानून इजाज़त देता हो, तो स्पीकर साहब का ये इख्तियार भी ना हो कि वो उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर कर दे, ताकि जब असेंबली इन सेशन हो तो कम से कम लीडर ऑफ अपोजिशन को ये राइट हो कि वो असेंबली को एड्रेस करें, प्रोसीडिंग्स अटेंड करें, जो कमेटीज़ की मीटिंग्स हैं, जो अपोजिशन की अपनी मीटिंग्स हैं वो अटेंड कर लें। तो ये डायलॉग का माहौल है, इस तरह डायलॉग होते हैं। सियासत में सबसे पहली बात शाइस्तगी, दूसरी बात टॉलरेंस है, और सियासत है, जमहूरियत है, दूसरे के मौक़िफ़ को
खुले दिल से सुन के उस पर रिएक्शन देने का नाम। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं सलीम मांडवी वाला साहब से, आज़म नज़ीर तारड़ साहब से और अंदलीप साहिबा से, और हम बात कर रहे हैं जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है। जी मांडवी वाला साहब सर, सर आपके एक तो फाइनेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने के हैं वो तो होके चले गए हुकूमत से, दूसरे का नाम आ रहा है, कहीं तीसरा आप भी तो नहीं लाइन में लगे हुए कि इवेंचुअली इलेक्शंस के पास आप भी फाइनेंस मिनिस्टर बने होंगे पीटीआई के? हमें अभी से बता दें। बट शौकत तरीन साहब का सुन रहे हैं, आई थिंक ही इज अ गुड चॉइस बाय द वे, एटलीस्ट ही इज मोर कनेक्टेड टू द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान देन द अदर फाइनेंस मिनिस्टर्स दैट वी हैड, और आई होप ही इज एबल टू डिलीवर व्हाट पीटीआई इज लुकिंग फॉर। सर डिलीवरी के हवाले से शौकत तरीन साहब ने गुज़िश्ता रोज़ इंटरव्यू भी दिया था एक टीवी चैनल पे, और बहुत तनकीद की उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे। उन्होंने कहा कि कोई सिमत नहीं है इस वक्त हुकूमत की जो नज़र आ रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि जो फैसले करने हैं, अगर द कैप्टन ऑफ द शिप अगर वो ताकतवर नहीं होंगे और फैसले नहीं करेंगे तो मसाइल का हल नहीं ढूंढा जाएगा। और उन्होंने बहुत तनकीद की जो अभी तक पीटीआई की हुकूमत के फैसले रहे हैं माजी के इकोनॉमिक पॉलिसी के हवाले से। देखिए मैंने भी उनका इंटरव्यू देखा है। मेरा ख्याल वो जो तनकीद कर रहे हैं, तनकीद इतनी नहीं है। आई थिंक उनकी कोशिश ये बताने को कि अगर आपने इकोनॉमी को सही करना है तो उसको डायरेक्शन देनी होगी, अपने गोल्स फिक्स करने होंगे, और फिर उनको अचीव करने के लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। और ये हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट, मुझे याद है जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी तो हमारा मोटो था कि जी हमने 25 बिलियन की एक्सपोर्ट करनी है, हमने इंटरेस्ट रेट कम करने हैं, हमने स्टॉक मार्केट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी का कोई गोल होता है। तो आई थिंक व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि जब तक आप अपने कोई गोल सेट नहीं करेंगे और उन पे काम नहीं करेंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू डिलीवर एंड यू। तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई ऐसा तनकीद की है। उन्होंने एक कहते हैं यू हैव टू हैव अ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक हाउ विल एनी पॉलिटिकल पार्टी डिलीवर इकोनॉमिकली। तो मेरा ख्याल है मैं तो समझता हूं कि उन्होंने बड़ी फ्रैंक बात की है, और इसमें इसको नेगेटिव नहीं देखना चाहिए, इसको पॉजिटिव देखना चाहिए। दिलीप साहिबा, आपने भी गालिबन सुना होगा शौकत तरीन साहब के इंटरव्यू का। मांडवी वाला साहब इज बीइंग वेरी जेनरस, पर बहुत से लोगों का ख्याल था कि उन्होंने सवाल उठाए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसकी सिमत के हवाले से, और ये कि आप लोगों ने जो सख्त फैसले करने थे वो नहीं किए और बहुत सा वक्त भी ज़ाया कर दिया है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? आरिफा, वो आपको पता है ना, वो कहते हैं द डे टू इकोनॉमिस्ट्स एग्री विल बी अ डूम्सडे, यानी जिस दिन इकोनॉमिस्ट एक दूसरे से मुत्तफिक होंगे वो क़यामत का दिन होगा। तो ऑन द लाइटर साइड, बट ऑन द सीरियस साइड उनका अपना ओपिनियन है एंड उनका अपना एक्सपीरियंस है, हफीज शेख साहब का अपना एक्सपीरियंस है। ऑब्वियसली जब आप एक स्टेज पे आते हैं, जो स्टेज था पाकिस्तान की इकोनॉमी का, आपको याद होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी उस वक़्त ICU में थी जब हमने ली, क्योंकि इस पे $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था और कोई 16 बिलियन आपने सूद में देने थे, 36 बिलियन, और आपके सिर्फ 15 दिन के आपके पास रिजर्व्स थे। और मूडीज ने इसको नेगेटिव और अनस्टेबल करार दिया था इकोनॉमी को। तो उस स्टेज पे आपको लेके उसको स्टेबलाइज करना था। तो वो ऑब्वियसली थोड़ी सी ऑस्टेरिटी और वो इंटरेस्ट रेट्स हाई थे जिस पे उन्होंने कमेंट किया है, और उनका कमेंट जो है वो अपने लिहाज से बिल्कुल जायज़ है, उसके अंदर एक वजन है। और उस वक़्त ब्रेक्स लगी, और लेकिन जो अनफॉर्चुनेट बात हुई, या मेरे तो ख्याल में फॉर्चुनेट भी कहीं हाथ से हुई, कि कोरोना के अंदर हमें वो
टाइम मिल गया जब हमने कुछ बहुत रिलीफ्स थी, हमने इंटरेस्ट रेट्स कम किए और उसका नतीजा ये हुआ कि जहां सारी दुनिया जो थी वो कोरोना के अंदर एक्सपोर्ट्स भी बांग्लादेश की और इंडिया की नीचे गई, हमारी ऊपर गई। जो हमारी थर्ड वेव है उसकी तो इस वक्त सूरत हाल बहुत ख़राब लग रही है और उसका भी काफ़ी असर पड़ेगा इकॉनमी पे एक तरफ, और दूसरी तरफ जो IMF का प्रोग्राम रिस्टोर हुआ है उसकी जिस किस्म की शराइत है उसमें तो बिल्कुल कोई ग्रोथ की गुंजाइश नहीं है। और ये भी शौकत तरीन साहब मतलब कि इनडायरेक्टली ये भी कह रहे थे कि इतनी सख्त जो शराइत IMF की मानी गई है इसने तो बिल्कुल ग्रोथ को ख़त्म कर दिया इकॉनमी के अंदर। पर पहले ये बताइए कि क्या शौकत तरीन साहब आ रहे हैं, हुकूमत को ज्वाइन कर रहे हैं एज फाइनेंस एडवाइजर? मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दूंगी। पहली बात तो ये है कि अभी नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल बनाई जा रही है जिसके वो कन्वीनर होंगे, एंड देयर बी होल टीम जिसके अंदर बाकी इकोनॉमिस्ट भी होंगे, और वो जिसको कहते हैं हमें सपोर्ट देंगे इन टेक्निकल इश्यूज एंड सो मेनी अदर इश्यूज। जहां तक ताल्लुक है कि जी इकोनॉमी, बिल्कुल उन्होंने पहले साल की बात की थी, उसके बाद तो आपको पता है इंटरेस्ट रेट्स बहुत नीचे आ गए हुए हैं, और अब जो इकोनॉमी है वो तो हर लिहाज से पहले साल से और दूसरे साल में जो हुआ इंडिया के साथ, US के साथ, UK के साथ, उससे बहुत बेहतर है। तो मेरा अपना जहां तक ख्याल है, जो शौकत तरीन साहब कह रहे थे उसमें वजन है, क्योंकि वो एक स्टेज था। अब जो इकोनॉमी है उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, और उसमें आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि कोरोना की थर्ड वेव आ गई है, जो कि बांग्लादेश में भी और UK में, सारी दुनिया में। UK तो 3 महीने से बंद है और वो इट्स अ डेंजरस वेव। लेकिन दुनिया ने ये भी देख लिया कि आप जब इन वेव्स में जाते हैं इनका एक साइकिल होता है, ये आती हैं और ये पीक करती हैं, और पीक करने के बाद जब इनकी एक सर्टेन लाइफ होती है फिर ये नीचे आना शुरू होती हैं, और वो आपको मैनेज करना पड़ता है, और उस मैनेजमेंट के अंदर आपको इकोनॉमी को बैलेंस करना पड़ता है। अब UK तो अफोर्ड कर सकता है कि जी 3 महीने के लिए कंप्लीट लॉकडाउन, दुकानें, खाने पीने के अलावा सब बंद है, वहां आपके रेस्टोरेंट्स भी बंद है, सब कुछ बंद है, 3 महीने से बंद है, और वो चेक्स भिजवाते रहते हैं लोगों को। पाकिस्तान के साथ तो ये लग्जरी नहीं है, इसलिए वी हैव टू बैलेंस कि इकोनॉमी हमने खुली रखनी है, लेकिन हाँ वो जो सुपर स्प्रेडर्स हैं जैसे शादी है, रेस्टोरेंट्स है, उन पे हमने काबू पाना है। वी डन इट ट्वाइस बिफोर, इंशाल्लाह हम आगे भी करेंगे। आजम नज़ीर तारड़ साहब, आप इत्तफाक करेंगे अंदलीब साहिबा से कि मैनेज कर रहे हैं हुकूमत वाले कोरोना को भी और साथ में इकोनॉमी को भी इस वक्त? बड़ी माजरत के साथ दोनों जो इंडिकेटर्स हैं, इकोनॉमी तो सलीम मांडवी वाला साहब बैठे हुए मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, और उन्होंने जो बातें की वो हकीकत भी हैं। मोहतरमा ने कहा कि वो बिल्कुल हम वेंटिलेटर पे थे जब गवर्नमेंट संभाली, बिल्कुल सूरत हाल वो नहीं थी। आप वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उठा लें, जो ग्रोथ रेट था, कर्जे तो अमेरिका पे भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। बात यह है कि आप प्रोग्रेस कर रहे थे, आपका एनर्जी क्राइसिस है वो सारा ख़त्म हुआ, उसको सारा मैनेज किया PMLN की गवर्नमेंट ने, CPEC लेके आए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी, रोज़गार मिल रहे थे, वो सारा कुछ रोल बैक कर दिया गया। वो एक किस्सा है। जिस बुरी तरह से कोविड का हम देख रहे हैं और जिस तरह से हमने कोविड को अभी टैकल किया है, 2-3 चीज़ें। एक तो ये लॉकडाउन के ये नहीं करना भाई, आप कम से कम जो अफेक्टेड, एक्सट्रीमली अफेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पे तो कुछ देखें। अब रही बात वैक्सीनेशन की, सारी दुनिया वैक्सीनेशन की तरफ चली गई। हमारे यहाँ जो तादाद आई, पहले हमने मांगी चाइना से, जिन्होंने भेजी, हमें डोल आउट की, 5 लाख के 6 लाख डोजेस थी वो की। इवन फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए भी नहीं थी। आपके जो लॉ एनफोर्सर्स हैं बेचारे, पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले, फलाह, वो भी अभी लाइनों में लगे पीछे खड़े हैं, उनके लिए कोई चांस नहीं है। और जो मार्केट में प्राइवेटली लाना शुरू किया, 14 दिन हुकूमत उसे लेके बैठी रही, नैब को भेज दिया वो मामला, क्योंकि हर मामला जब तक नैब में नहीं जाता इस गवर्नमेंट की तसल्ली नहीं होती। बिलाखिर सिंध हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। लोग मारे फिर रहे थे अपने बुजुर्गों को लेके कि हम कहाँ से करवाएं। तो वो चीजें इस तरह से जाके जब मिसमैनेज होंगी, कुछ ध्यान एक तरफ हो। बात यह है कि आप जब सारों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, मुशावरत नहीं करेंगे, जो सबसे अच्छा मरकज है डिस्कशन का, पार्लियामान, जब आपकी नज़र में उसकी इज्जत नहीं होगी, आप उनके साथ डायलॉग करने को तैयार नहीं होंगे, तो फिर इसी तरह की है।
एक डिसीजन लिया, उसको रोल बैक बिल्कुल कर सही दिया, सर। आगे जी चल सर, पड़े। मांडवी वाला साहब, सर आप से वेरी क्विकली ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तो अब लग रहा है गिलानी साहब की और स्पीकर साहब की अभी अगले दिन गुफ्तगू हुई, कहा यह जा रहा है कि गिलानी साहब ने अपना कहा कि कोऑपरेशन हाजिर है हमारी, और फिर एकदम हुकूमत की तरफ से खबर आ गई कि वो स्विस केसेस को दोबारा खोल रहे हैं। सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको किस तरह देख रही है? आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दोबारा ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो नैब है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स के ऊपर दबाव डाल रही है। क्या वो स्विस केसेस की तरफ इशारा कर रहे थे? नहीं, देखिए स्विस केसेस का तो चैप्टर क्लोज हो चुका है। इन्होंने पहले भी कोशिश की थी स्विस के केसेस को, वो तो टाइम बार्ड हो चुके हैं। और अगर ये सिर्फ मीडिया टॉक के लिए स्विस केसेस का नाम लिया जाता है, वो उन्होंने इतना जोर लगाया उस जमाने में मुशर्रफ साहब ने और सब ने, वो कोई उसका आउटकम नहीं हुआ। तो वो तो मेरा ख्याल इट्स जस्ट फॉर डिस्कशन से। बट जहां तक तारड़ साहब कह रहे हैं कि वैक्सीन के लिए नैब जाना पड़ा, आप देखें कि कितनी बड़ी आयरनी है, लोग मुल्क में मर रहे हैं और आप नैब के डर से वैक्सीन की अप्रूवल नहीं दे रहे ताकि लोग वैक्सीनेट हो सके इस मुल्क में और जाने बच सके। तो ये कितना बड़ा एक खौफनाक, जिसको कहते हैं ना, एक इदारा बन चुका है जो कि आपको सही काम भी नहीं करने दे रहा। और मैं अरफा आपको ये फैक्ट बताऊं कि कोई भी फेडरल सेक्रेटरी, कोई भी मिनिस्टर, और असद उमर साहब ने ऑन रिकॉर्ड है ये मीडिया पे शो पे आके ये कहा है कि हमें नैब और कोर्ट्स की फिक्र है कि कहीं ये हमारे पीछे ना पड़ जाए वैक्सीन की अप्रूवल देने के लिए। तो जब इस किस्म की सिचुएशन हो तो गवर्नमेंट कहाँ से डिलीवर करेगी? जब लोग डरे हुए हों, जब लोगों को ये समझ नहीं आ रही हो कि भाई हम अगर डिसीजन लेंगे एंड दिस डिसीजन इज टू सेव लाइफ, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स, तो ये एक बहुत ही बड़ी खौफनाक बात है। इसमें लोगों को और डिफरेंट लीडर्स के, पॉलिटिकल लीडर्स को साथ बैठना चाहिए कि ऐसा इदारा एक बन चुका है नैब, जो सही डिसीजन भी लेना चाहे उससे लोग डरते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है इस वक्त पाकिस्तान में कि आप इसको कैसे डील करेंगे आगे जाके, कैसे लोग डिसीजन ले पाएंगे, कैसे मुल्क के हालात सही होंगे। तो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस कलेक्टिवली। मैं ये किसी एक गवर्नमेंट पे नहीं डाल रहा, ये कलेक्टिवली किसी को रिजॉल्व करना पड़ेगा कि ये खौफ और ये जो हरास फैला हुआ है इस्लामाबाद में, मैं तो ये विटनेस करता रहा हूँ सिटिंग देयर इन द सेनेट। बिल्कुल सही सर। मिनिस्टर्स आके कहते थे कि जी हम क्या करें, हमें खुद समझ में नहीं आती। तो मतलब बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें सलीम मांडवी वाला साहब से, आज़म नज़ीर तारड़ साहब से और अंदलीब अब्बास साहिबा से, और हम बात करें ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है। जी आज़म नज़ीर तारड़ साहब, सर बहुत लगता है कि तनाव है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में। अगर आजकल टॉक शोज़ पे देख लें जो गुफ्तगू जिस किस्म की हो रही है, जो सीनियर लीडर्स की बात हो रही है, लग तो रहा है कि बिल्कुल अब कोई जो सेनेट का एटलीस्ट मामला है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का जो इशू है, इस पर तो लगता है कि देयर इज नो मीटिंग ऑफ द टू पार्टीज। अलग अलग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होगा, एक तरफ आप होंगे, दूसरी तरफ गिलानी साहब होंगे। देखिए, हमारा तो एक ही एतराज है कि 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हुकूमत को सपोर्ट किया है, और वही 6 लोग जो थे वो निकल के आए और उन्होंने सपोर्ट कर दिया लीडर ऑफ अपोजिशन को। हमें इस बात की बाकायदा तकलीफ है। देखिए, ये ऑफिस के लिए एस्पायर करना या विद इन ऑपोजिशन, इस पे इवन डिवाइड होना कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं हो जाते हैं। जैसे लीडर ऑफ हाउस गवर्नमेंट अभी तक नहीं अपॉइंट कर सकी, मांडवी वाला साहब भी ये बात कर रहे थे अभी ब्रेक में। लेकिन दुख इस बात का है, और अब पीपल्स पार्टी के अपने जो संजीदा हल्के हैं उनमें से इस तकलीफ का इजहार किया जा रहा है। कुछ लोग जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो उन्होंने बराह रास्त ये बात कर दी कि बाहर कैफ पीपल्स पार्टी के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, उनके बयानिए को धचका लगा इसकी वजह से कि अपोजिशन की ड्यूटीज़ जो हैं, फंक्शंस हैं, वो बिल्कुल फ़र्क है। अब जब तक
हुकूमती सपोर्ट वाले 6 लोग, और वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दोनों जो अराकीन फाटा से हैं, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, तीनों जो बाप के बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हैं वो, और दिलावर साहब का भी हमारी पार्टी से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के वोट के ऊपर भी उनका डिसएग्रीमेंट था और वो नहीं थे। तो ये 6 लोगों की मौजूदगी में हम नहीं समझते कि वो सही मानों में अपोजिशन की तर्जुमानी कर पाएंगे, क्योंकि अपोजिशन लीडर के पीछे अब उन्हीं अपोजिशन बेंचेस पे जब हुकूमती दर्द दिल रखने वाले लोग बैठे होंगे तो शायद वो जस्टिफाई ना कर पाए जो कि ड्यूटीज है। बिल्कुल सही मानवी साहब, सर वैसे ये बात तो बिल्कुल जायज है कि क्यों जरूरत क्यों पड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की? नंबर्स तो शायद आपके वैसे भी पूरे हो जाते, क्या जरूरत थी आप लोगों को कि आप लोगों ने उन इंडिपेंडेंट सेनेटर्स से और बाप के मेंबर्स से दस्तखत करवाए? क्या उसके बगैर आपके नंबर्स पूरे नहीं थे? आई मीन इफ यू लुक एट द नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट तो लग रहा था कि कोई जरूरत भी नहीं। नहीं, वो एक्चुअली देखें, जब ये हमारा एक तरीके से डिसएग्रीमेंट हो गया ऑन द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो फिर वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनसे पूछा गया कि भाई आपने ऑपोजिशन ज्वाइन करना है या क्या करना है। तो जब उन्होंने ऑपोजिशन ज्वाइन की तो ऑब्वियसली उनसे फिर हमने कहा कि आप हमें वोट दें, और उन्हीं कैंडिडेट्स ने, आजम साहब से मेरी बात हुई थी, तारड़ साहब से यहाँ बैठे हुए हैं, उन्हीं कैंडिडेट्स ने इनको भी कहा कि जी हम आपको वोट दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है, लेकिन हमने नहीं लिए, लेने चाहिए भी नहीं, इसीलिए हम हमारा अंदर मुतमईन है सलीम भाई। हाँ, नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट कि आपने नहीं लिए, मगर द फैक्ट इज कि दे हैव कम इन द ऑपोजिशन बेंचेस एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। वो किसी के जरिए आ रहे थे, पूरा बयान जारी होगा ना जी। वो जिस जरिए से आ रहे थे वो अपोजिशन का शाख ही नहीं है, अपोजिशन का बंदा ही नहीं है। अगर जो मुक्तदर हल्का है वो कहे कि जी आपको देते हैं, और वो 3 बंदे तो सलीम साहब वो तो बाप की टिकट पे इलेक्ट हुए हैं, और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया है उस सुबह को, जिस सुबह लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए डिक्लेरेशंस वो दे रहे हैं। इस बात की तकलीफ है, पूरी पीडीएम एक तरफ है और हमें उस पर ये एतराज है, और ये रहेगा उस वक्त तक जब तक के उन बिसाखियों पे खड़े हैं मेरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो सेनेट में बैठे हुए हैं, तब तक हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, और ये पीडीएम का स्टांस है। इसीलिए मेरे ख्याल में इस पे तफसीली बात जो है वो सरबराही इजलास में इंशाल्लाह हो जाएगी। जी, मैं समझता हूँ ये रिजॉल्व हो जाएगा, मगर वो दिलावर खान कैसे रिजॉल्व होगा मानवी साहब? क्या यूसुफ रजा गिलानी साहब आजम नजीर तारड़ साहब के लिए विल ही स्टैंड डाउन? नहीं, वो तो देखें स्टैंड डाउन की बात नहीं है ना, वो तो अगर देखें ये चीजें तो लीडरशिप लेवल पे डिसाइड होंगी ना आजम साहब डिसाइड कर सकते हैं, मैं डिसाइड कर सकता हूँ, ना यूसुफ रजा साहब डिसाइड कर सकते हैं। तो द लीडरशिप्स विल डिसाइड कि क्या करना है और कैसे आगे चलना है, और इसीलिए सीईसी का भी इजलास बुलाया गया है और उसके फौरी बाद पीडीएम का भी इजलास होगा, एंड देयर विल बी अ डिसीजन, आई थिंक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 3 मेहमानों का, उन्होंने हमारी गुफ्तगू की। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।